हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम एवरीवन। मैं हूं नेहा, आपकी इंग्लिश लैंग्वेज एक्सपर्ट फ्रॉम स्को क्लेवर। आज तारीख है 15 जनवरी 2026 और हम द हिंदू के दोनों एडिटोरियल्स को साथ मिलकर समझेंगे। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, इस एडिटोरियल का एक डिटेल्ड ब्रेकडाउन, साथ ही रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस हमारी एडिटोरियल एनालिसिस वेबसाइट पर अवेलेबल है। वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और हाँ, इन एडिटोरियल से निकले सारे इम्पोर्टेंट वोकैबुलरीज की प्रीमियम पीडीएफ हमारे स्को क्लेवर टेलीग्राम चैनल पर फ्री में अवेलेबल है। चैनल ज्वाइन करने का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। एक छोटी सी टिप स्पेशली फॉर बिगिनर्स, अगर कोई सेंटेंस या उसका एक्सप्लेनेशन आपको समझ ना आए तो फील फ्री टू पॉज द पॉडकास्ट। सेंटेंस को समझने के बाद हो सके तो उसे 2 बार जोर से पढ़िए। बिलीव मी, अगर आप 6 महीने तक ऐसा करते हैं तो आपकी इंग्लिश ड्रास्टिकली इम्प्रूव होगी। सो लेट्स बिगिन। आज का हमारा पहला एडिटोरियल ईरान के क्राइसिस पर है। इसका टाइटल है स्टेप अप द ग्रेट रेकनिंग ऑन द क्राइसिस इन ईरान, यानी आगे बढ़ो, हिसाब का वो महान दिन ईरान के संकटों पर। द ग्रेट रेकनिंग, रेकनिंग का मतलब होता है हिसाब किताब का दिन या जब आपको अपने कामों के परिणाम का सामना करना पड़ता है। और सब हेडिंग है ईरान नीड्स मोर फ्रीडम्स एंड क्विक रिफॉर्म्स, नॉट अनदर वॉर, यानी ईरान को और अधिक स्वतंत्रता और त्वरित सुधारों की जरूरत है, ना कि एक और युद्ध की। चलिए अब इसे लाइन बाय लाइन समझते हैं। What began as a localized strike by shopkeepers in Tehran's Grand Bazaar on December 28, यानी जो 28 दिसंबर को तेहरान के ग्रैंड बाजार में दुकानदारों द्वारा एक स्थानीय यानी लोकलाइज्ड हड़ताल के रूप में शुरू हुआ था, ओवर द कोलैप्सिंग रियाल एंड सोरिंग इन्फ्लेशन, यानी गिरते हुए रियाल और बढ़ती महंगाई के कारण, has snowballed into the gravest challenge the Islamic Republic has faced since its founding in 1979. वो अब 1979 में अपनी स्थापना के बाद से इस्लामिक गणराज्य के सामने आई सबसे गंभीर चुनौती बन गया है। यहाँ एक इंटरेस्टिंग वर्ड है स्नोबॉल्ड। स्नोबॉल का मतलब होता है बर्फ का गोला। जैसे एक छोटा बर्फ का गोला पहाड़ी से लुढ़कते हुए बड़ा होता जाता है, वैसे ही स्नोबॉल्ड का मतलब है किसी चीज का तेजी से बढ़ना या गंभीर हो जाना। The scale and the persistence of protests laid bare deep-seated public resentment towards the state, यानी विरोध प्रदर्शनों के पैमाने और उनकी निरंतरता ने राज्य के प्रति जनता के गहरे बैठे असंतोष को उजागर कर दिया है। ईरान, लॉन्ग बैटर्ड बाय स्ट्रिंजेंट वेस्टर्न सैंक्शंस, यानी ईरान जो लंबे समय से कड़े पश्चिमी प्रतिबंधों से प्रभावित रहा है, is grappling with entrenched economic distress, यानी वो गहरी जड़ें जमा चुकी आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। यहाँ 2 वर्ड्स हैं, grappling, इसका मतलब होता है संघर्ष करना या जूझना, और entrenched का मतलब होता है कोई चीज़ जो बहुत गहराई से स्थापित हो चुकी हो, जिसे बदलना मुश्किल हो। That worsened after Israel's bombing campaign in June 2025, यानी जो जून 2025 में इजराइल की बमबारी अभियान के बाद और भी बदतर हो गई। In December, the government raised fuel prices and rolled back some food subsidies, यानी दिसंबर में सरकार ने ईंधन की कीमतें बढ़ाईं और कुछ खाद्य सब्सिडी वापस ले ली। A move that, combined with surging prices of essentials, ignited public anger. एक ऐसा कदम जिसने ज़रूरी चीज़ों की बढ़ती कीमतों के साथ मिलकर जनता के गुस्से को भड़का दिया। Protests turned violent last week, prompting a brutal state crackdown, यानी पिछले हफ्ते विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गए जिसके कारण राज्य ने क्रूरतापूर्वक कार्रवाई की। Rights groups in the US and Norway claimed that hundreds of protesters were killed, यानी अमेरिका और नॉर्वे वे मानवाधिकार समूहों ने दावा किया कि सैकड़ों प्रदर्शनकारी मारे गए। While Iran's state media reported that dozens of security personnel were killed by rioters, जबकि ईरान के सरकारी मीडिया ने बताया कि दर्जनों सुरक्षाकर्मी दंगाइयों द्वारा मारे गए। ईरान हैज़ weathered internal upheavals before, यानी ईरान ने पहले भी आंतरिक उथल-पुथल का सामना किया है, and has repeatedly faced external aggression, most recently the Israeli-American attack in June, और बार-बार बाहरी आक्रमण का सामना किया है। सबसे हालिया जून में हुआ इजरायली-अमेरिकी हमला था। But what makes the crisis now distinct is the convergence of both, लेकिन जो बात इस संकट को अब अलग बनाती है वो है दोनों का एक साथ आना।
डोमेस्टिक अनरेस्ट अनफोल्डिंग अलॉन्ग विद द थ्रेट ऑफ एक्सटर्नल इंटरवेंशन, यानी घरेलू अशांति जो बाहरी हस्तक्षेप के खतरे के साथ साथ सामने आ रही है। On January 13, President Donald Trump, who had repeatedly threatened to make a military intervention, यानी 13 जनवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने बार-बार सैन्य हस्तक्षेप करने की धमकी दी थी, urged the protesters to take over Iran's institutions. उन्होंने प्रदर्शनकारियों से ईरान के संस्थानों पर कब्जा करने का आग्रह किया and said help is on its way, और कहा कि मदद रास्ते में है। ईरान's political and economic system is unsustainable, यानी ईरान की राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था अस्थिर है, मतलब लॉन्ग टर्म तक चल नहीं सकती। Repeated protests have exposed structural weaknesses, यानी बार-बार के विरोध प्रदर्शनों ने ढांचागत कमजोरियों को उजागर किया है। While the state has shown little capacity to address public grievances, जबकि राज्य ने जनता की शिकायतों को दूर करने की बहुत कम क्षमता दिखाई है। But the solution is not another bombing campaign, लेकिन इसका समाधान एक और बमबारी अभियान नहीं है। While Iran's rulers are under pressure, it is wrong to assume that they are internally isolated. हालांकि ईरान के शासक दबाव में हैं, पर यह मान लेना गलत है कि वो आंतरिक रूप से अलग-थलग पड़े हुए हैं। About 30 million people, roughly 50% of the electorate, voted in 2024 presidential elections. लगभग 30 मिलियन लोगों ने, जो कि मतदाताओं का लगभग 50% था, 2024 के राष्ट्रपति चुनावों में मतदान किया। On January 12, thousands of Iranians took out to the streets in pro-government rallies. यानी 12 जनवरी को हजारों ईरानी सरकार समर्थक रैलियों में सड़कों पर उतर आए। Despite the Israeli bombings, sustained protests and Mr. Trump's threats, यानी इजरायली बमबारी, लगातार विरोध प्रदर्शन और मिस्टर ट्रंप की धमकियों के बावजूद, there are no visible cracks in the loyalty of the security apparatus, यानी सुरक्षा तंत्र की वफादारी में कोई स्पष्ट दरार नहीं दिख रही है। An American attack aimed at forced regime change, यानी जबरन सत्ता परिवर्तन के उद्देश्य से किया गया एक अमेरिकी हमला would risk plunging the region into deeper chaos, यानी इस क्षेत्र को और गहरे संकट में डालने का जोखिम उठाएगा, और throwing Iran into prolonged cycles of violence, या ईरान को हिंसा के लंबे चक्र में झोंक देगा। Instead of liberation from the tyranny of theocracy, यानी धर्मतंत्र के अत्याचार से मुक्ति के बजाय, a war would bring more suffering to the people, एक युद्ध लोगों के लिए और अधिक पीड़ा लाएगा। Anyone with even a cursory understanding of US invasions in Afghanistan, Iraq and Libya, यानी कोई भी व्यक्ति जिसे अफगानिस्तान, इराक और लिबिया में अमेरिकी आक्रमणों की सतही समझ भी हो, knows that regime change wars do not resolve internal political crises. वो जानता है कि सत्ता परिवर्तन वाले युद्ध आंतरिक राजनीतिक संकटों का समाधान नहीं करते हैं। Yet the US appears prepared to repeat the discredited and dangerous path. फिर भी अमेरिका इस बदनाम और खतरनाक रास्ते को दोहराने के लिए तैयार दिखाई देता है। Those genuinely concerned about the well-being of Iran, यानी जो वास्तव में ईरान की भलाई के बारे में चिंतित हैं, should instead press for engagement with its rulers and encourage meaningful reform. उन्हें इसके बजाय इसके शासकों के साथ बातचीत के लिए दबाव डालना चाहिए और सार्थक सुधार को प्रोत्साहित करना चाहिए। What Iran needs is quick, credible change to address its economic, political and social crises. यानी ईरान को अपने आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक संकटों को दूर करने के लिए त्वरित विश्वसनीय बदलाव की आवश्यकता है। A task Tehran can undertake only with foreign assistance, not with another imperial war. एक ऐसा कार्य जिसे तेहरान केवल विदेशी सहायता से कर सकता है, ना कि एक और साम्राज्यवादी युद्ध से। तो ये था हमारा पहला एडिटोरियल। अब बात करते हैं टोन की। इस एडिटोरियल का टोन एनालिटिकल और क्रिटिकल है। एनालिटिकल इसलिए क्योंकि लेखक ने ईरान के संकट को डोमेस्टिक और एक्सटर्नल दोनों पहलुओं से एनालाइज किया है, और क्रिटिकल इसलिए क्योंकि लेखक ने यूएस की मिलिट्री इंटरवेंशन के आइडिया को साफ साफ क्रिटिसाइज किया है, ये कहते हुए कि ये एक डिस्क्रेडिटेड और डेंजरस पाथ है जो ईरान के लोगों के लिए और ज्यादा सफरिंग लाएगा। चलिए अब एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। क्या आप वोकैबुलरी, इडियम्स एंड फ्रेजेस को आसानी से याद करना चाहते हैं? तो गूगल प्ले स्टोर पर स्कॉ क्लेवर ऐप जरूर डाउनलोड करें। हमारी यूनिक लर्निंग टेक्निक आपको चीजें एक बार में याद करने में मदद करेगी ताकि आप उन्हें कभी न भूलें। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और हाँ, हमारा ये नया पॉडकास्ट इनिशिएटिव आपको कैसा लग रहा है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। आपके फीडबैक से हमें बहुत मदद मिलती है।
इस पॉडकास्ट को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। चलिए अब बढ़ते हैं हमारी दूसरे एडिटोरियल की तरफ। इसका टाइटल है मूविंग ऑन इंडियाज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड अ न्यू बेस ईयर। आगे बढ़ते हुए भारत के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और एक नए आधार वर्ष पर। और सब हेडिंग है इंडिया इज गेटिंग रिड ऑफ एन आउटडेटेड डेटा सेट फॉर मेजरिंग इन्फ्लेशन। भारत महंगाई मापने के लिए एक पुरानी डेटा सेट से छुटकारा पा रहा है। लेट्स डाइव इन। The retail inflation figure for December 2025 is the final installment of the current series of the Consumer Price Index (CPI) with a base year of 2012 before it is updated to a new base year and with new weightages. दिसंबर 2025 का खुदरा मुद्रास्फीति का आंकड़ा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) की वर्तमान श्रृंखला की अंतिम किश्त है, जिसका आधार वर्ष 2012 है। इससे पहले कि इसे एक नए आधार वर्ष और नए वेटेजेस के साथ अपडेट किया जाए। वेटेजेस, इसका मतलब होता है किसी चीज को दिया गया महत्व या भार। इंडेक्स में अलग अलग आइटम्स को अलग अलग वेटेज दिया जाता है। The CPI data this year have been particularly useful in highlighting the problems with relying on a data set that has not been updated in more than a decade. इस साल CPI डेटा ने समस्याओं को उजागर करने में विशेष रूप से उपयोगी रहा है। एक ऐसे डेटा सेट पर निर्भर रहने की समस्या जो एक दशक से भी अधिक समय से अपडेट नहीं हुआ है। The inflation figure for December 2025 stood at 1.33%. दिसंबर 2025 के लिए मुद्रास्फीति का आंकड़ा 1.33% रहा। The fact that it was a 3-month high is merely a statistical curiosity. ये तथ्य कि ये 3 महीने का उच्च स्तर था केवल एक सांख्यिकीय जिज्ञासा है, क्योंकि ये वर्तमान श्रृंखला शुरू होने के बाद से तीसरा सबसे निचला स्तर भी था। Overall, in the April-December 2025 period, inflation has averaged 1.7%. कुल मिलाकर अप्रैल-दिसंबर 2025 की अवधि में मुद्रास्फीति का औसत 1.7% रहा है, substantially lower than the 4.9% average in the same period of 2024, जो 2024 की इसी अवधि के 4.9% औसत से काफ़ी कम है। But it does not feel that way. लेकिन ऐसा महसूस नहीं होता है। Anecdotal evidence and hard data show that the inflation that people are really experiencing is far higher than what the official data show. Anecdotal evidence और ठोस डेटा दिखाते हैं कि जिस महंगाई का लोग वास्तव में अनुभव कर रहे हैं वो आधिकारिक आंकड़ों की तुलना में कहीं अधिक है। यहाँ एक फ्रेज है एनेक्डोटल एविडेंस। इसका मतलब होता है व्यक्तिगत अनुभवों या कहानियों पर आधारित सबूत जो साइंटिफिकली प्रूवन नहीं होते। जैसे हम कहते हैं मेरे दोस्त ने कहा कि वहाँ महंगाई बहुत है। For example, the government's own first advance estimates for GDP growth this year show that it expects private consumption to grow slower than it did last year. उदाहरण के लिए इस वर्ष जीडीपी वृद्धि के लिए सरकार के अपने पहले अग्रिम अनुमान दिखाते हैं कि वो निजी खपत के पिछले साल की तुलना में धीमी गति से बढ़ने की उम्मीद करती है। If inflation had indeed eased to the degree that the official data suggest, surely consumption should have picked up. अगर महंगाई वास्तव में उस स्तर तक कम हो गई होती जैसा कि आधिकारिक डेटा बताते हैं, तो निश्चित रूप से खपत में तेजी आनी चाहिए थी। According to its latest edition of the Reserve Bank of India's Inflation Expectations Survey from December, दिसंबर में जारी भारतीय रिजर्व बैंक के मुद्रास्फीति अपेक्षा सर्वेक्षण के नवीनतम संस्करण के अनुसार, households perceived inflation to be 6.6%, a far cry from the official 1.33%. परिवारों ने मुद्रास्फीति को 6.6% माना, जो आधिकारिक 1.33% से बहुत दूर था, and felt that it would accelerate to 7.6% in 3 months and to 8% in a year. और महसूस किया कि ये 3 महीनों में 7.6% और 1 साल में 8% तक बढ़ जाएगी। The feeling clearly is that not only are prices rising, but they are rising at a faster rate. ये भावना स्पष्ट है कि कीमतें न केवल बढ़ रही हैं बल्कि वो तेजी से बढ़ रही हैं। Failing to capture this is where the official data let policy makers down. इसे पकड़ने में विफल रहना ही वो जगह है जहां आधिकारिक डेटा नीति निर्माताओं को निराश करते हैं।
The most basic issue with any inflation data is that a single figure is expected to capture the variety of price changes that take place across the country. किसी भी मुद्रास्फीति डेटा के साथ सबसे बुनियादी मुद्दा ये है कि एक एकल आंकड़े से देश भर में होने वाले विभिन्न मूल्य परिवर्तनों को दर्शाने की उम्मीद की जाती है। The national inflation number aggregates price levels and movements from districts in Kashmir to villages in Kerala and everywhere in between for both urban and rural. राष्ट्रीय मुद्रास्फीति का आंकड़ा कश्मीर के जिलों से लेकर केरल के गांवों तक मूल्य स्तरों और उतार चढ़ावों को एकत्र करता है और शहरी और ग्रामीण दोनों के लिए बीच में हर जगह से। Naturally, it will lose nuances in the process. स्वाभाविक रूप से ये इस प्रक्रिया में बारीकियों को खो देगा। Further, while this is the natural peril of computing national statistics for a diverse country such as India, इसके अलावा जबकि भारत जैसे विविध देश के लिए राष्ट्रीय आंकड़ों की गणना का ये एक स्वाभाविक खतरा है, the outdated nature of the CPI makes matters significantly worse. CPI की पुरानी प्रकृति मामलों को और भी बदतर बना देती है। यहाँ एक वर्ड है peril, इसका मतलब होता है खतरा या जोखिम। The weightages of the various subsectors in the index were based on consumption patterns in 2012. सूचकांक में विभिन्न उपक्षेत्रों का भार 2012 में उपभोग के पैटर्न पर आधारित था। People consume very differently now. लोग अब बहुत अलग तरीके से उपभोग करते हैं, especially because of various central and state subsidies being offered. विशेष रूप से केंद्र और राज्य द्वारा दी जाने वाली विभिन्न सब्सिडियों के कारण। Thankfully, on February 12, the government will release the January inflation data based on the new series of the CPI. शुक्र है कि 12 फरवरी को सरकार CPI की नई श्रृंखला के आधार पर जनवरी के मुद्रास्फीति के आंकड़े जारी करेगी। This series will see the base year updated to 2024 and will incorporate new weights based on the Household Consumption Expenditure Survey 2023-24. इस श्रृंखला में आधार वर्ष 2024 में अपडेट किया जाएगा और इसमें घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण 2023-24 के आधार पर नए भार शामिल होंगे। इट इज़ एन अपडेट सोली नीडेड। ये एक ऐसा अपडेट है जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। सो दैट वाज आवर सेकंड एडिटोरियल फॉर द डे। अब इसके टोन पर बात करते हैं। इस एडिटोरियल का टोन इन्फॉर्मेटिव एंड एनालिटिकल है। इन्फॉर्मेटिव है क्योंकि ये हमें CPI, उसके बेस ईयर और आने वाले चेंजेस के बारे में जानकारी दे रहा है, और एनालिटिकल है क्योंकि ये सिर्फ फैक्ट्स नहीं बता रहा बल्कि ये एनालाइज भी कर रहा है कि मौजूदा CPI डेटा क्यों आउटडेटेड है, वो असलियत क्यों नहीं दिखा रहा और नई सीरीज की ज़रूरत क्यों है। And with that, we come to the end of our analysis. But wait, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। क्या आप अपनी वोकैब्युलरी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं? तो ज्वाइन कीजिए स्कोर क्लेवर की डेली एडिटोरियल वोकैब लीग हमारे टेलीग्राम चैनल पर। ये है एडिटोरियल वोकैब्युलरी का IPL। हर रोज शाम 7 बजे हम दिन के एडिटोरियल्स की वोकैब्युलरी पर लाइव क्विज खेलते हैं। हर महीने लीग्स होती हैं, स्कोर्स बनते हैं और विनर्स को मिलते हैं एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स। So, are you ready to become a vocab champion? Join the vocab league today. Joining link description में है। This is your host and दोस्त Neha signing off from Score Clever. Keep learning, keep growing. Bye bye.